जय हिंद। जय जय कांग्रेस दोस्तों। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेस भाइयों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं मेरे चैनल @BSingh INC के माध्यम से आज पुनः आपसे ऐसा जुड़ा और जुड़ने का मेरा उद्देश्य यह था कि 2014 के पश्चात जो अब्दुल रहमान को बर्बाद करने की जो के बाद जो खुशी पाने वाली जो प्रवृत्ति की सोच जो इस सरकार ने डाली है, उसका नतीजा और उसकी चीज़ें का रिजल्ट क्या हुआ। उसका नतीजा आज क्या हुआ साहब कि अब्दुल की बकरी मारने के चक्कर में हमने हमारे घर की दीवार गिरा। आप ये देखिए कि जो अब्दुल की बकरी मारने की जो खुशी हम पाना चाहते थे ना, उस पाने की जो नाकाम खुशी पाने के लिए हमने क्या करा, हमारे घर की दीवार गिरा दी। हमने क्या पाया? टूटी हुई दीवार। सिर्फ अब्दुल की बकरी मारनी चाहिए, ये आज की सोच है। और ये सोच 2014 के पश्चात ज्यादा तीव्र गति से बढ़ी। देश की आजादी के जो समय है ना सब, लगभग 13,500 ज्ञात और 55 से 60,000 अज्ञात क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी और देश को आज़ाद करने की कोशिश में लगे रहे। उस समय ये चड्डी जो थे, अंग्रेजों की उतरी चड्डी, ये हमारे देश की आज़ादी के खिलाफ थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। तो जो शहीदों की जब आप वर्गीकरण करेंगे ना सर, तो उस वर्गीकरण में आप पाएंगे अधिकांशतः उसमें आपके युवा, जो आज का युवा हमारा डल बैठा है ना, उसका उल्टा था। देश की आज़ादी के वक्त जो युवा वर्ग था ना, वो सबसे अग्रणी था। आज की जो परिस्थितियां हैं वो इसलिए हुई क्योंकि हमारा युवा बिल्कुल अपने टारगेट पे लगा हुआ, उससे उसके कारण उसकी जो उसकी जिम्मेदारियां उससे वो बिल्कुल दूर होता जा रहा है। उन युवाओं में शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, काकोरी कांड वाले मुख्य कर्ता, और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो युवा और जो लोग थे, वो हमारे देश की आज़ादी में अग्रणी थे। अब अगर क्षेत्र वाइज वर्गीकरण करें ना, तो उसमें आप पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा जो देश में शहीद हुए ना, आप उनका अगर आप उनका डेटा निकालेंगे तो मोस्टली आपको ग्रामीण क्षेत्र से मिलेंगे। उसमें भी कृषक, आदिवासियों में आप देखेंगे तो आपने संथाल और भील विद्रोह के बारे में सुना होगा। तो वो विद्रोह में सबसे अग्रणी आदिवासी। और उसके पश्चात हम बात करें तो मजदूर और महिला वर्ग। महिला वर्ग में अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, प्रीति लता वाडेकर जो कि महाराष्ट्र से, और इस तरह की हजारों हमारी क्रांतिकारी वीरांगनाएं, जिनका मैं नाम लेने लगूंगा तो शायद शाम हो जाएगी और ये मेरा वीडियो उसके लिए कम बढ़ेगा। पर आपने ये चीज देखना, उस शहीदों में कभी जातिगत कभी भी वर्गीकरण आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि इस जाति का ये, इस जाति का ये। हम आज ढूंढ रहे होंगे, बट उस समय कुछ ऐसा नहीं था। उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी भी थे और CQMH अब्दुल हामिद, जो 1965 में पाकिस्तानियों की दांत खट्टे किए थे। CQMH कंपनी क्वार्टर मास्टर
हवलदार थे, उनकी पोस्ट थी ये। और मेजर साहब सोमनाथ जी शर्मा मेजर थे। दोनों में एक समानता थी कि दोनों परमवीर चक्र होल्डर थे। उनकी जाति देखते हैं, वो हमारे फौजी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की अपनी कुर्बानी दी। कभी भी जातिगत ये वर्गीकरण आप इन दिनों ज़्यादा देखेंगे 2014 के पश्चात। आपको जानकर ये बड़ा अचरज होगा। और मैं छोटा था ना, जब भी ये चीज़ सोचता था कि यार हमारा देश 200 साल, मतलब अंग्रेजों का आपने सुना है और किताबों में पढ़ा भी कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो यार ऐसे इतने कितने अंग्रेज थे जो उन्होंने हम पे राज किया, और हम कितने थे? तो आपको अचरज होगा बॉस कि मात्र जो अंग्रेज आए, पहला अंग्रेज से लेकर जब 1947 तक मात्र 2 लाख अंग्रेज थे सर। और हमारी जो जनसंख्या थी 1757, जो पहला प्लासी युद्ध हुआ था, तब से लेकर 1947 तक 20 करोड़ से लेकर जब लास्ट में 33 से 34 करोड़ लगभग थी 1947 में। 2 लाख अंग्रेज, और अंत की बात करें 33-34 करोड़ लोगों पर राज कर गए 200 साल। भाई 20 करोड़ 15 करोड़ ऐसे जो भी है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होता था ना। तो ये चीज मेरे आज तक कभी समझ में नहीं कि ऐसा क्यों होता था। बाद में गौर किया कि ये जो चड्डी थे ना अंग्रेजों की उतरी पहनने वाले, ये पहले भी थे और आज भी है। पहले वो गोरे अंग्रेज थे, आज ये लाल अंग्रेज, वो छोड़ के चले गए इनको। 1608 में सबसे पहले अंग्रेज आए थे, उससे पहले पोर्चुगीज थे। फिर पोर्चुगीज का प्रभाव थोड़ा सा गोवा और इस तरफ ही रह गया। और 1608 में सबसे पहला अंग्रेज आया था व्यापार का नाम लेके। उस समय जहांगीर का राज था, अकबर शांत हो चुका था, गुजर गया था 1605 में लगभग। महाराणा प्रताप जी 1597 में शहीद हुए थे। तो सर 1608 में जहांगीर के दरबार में ये विलियम हॉकिंस जिसका नाम है, वो हेक्टर नाम के शिप में आए थे। वो सबसे पहले गए और उन्होंने कहा साहब हम आपके देश में बिजनेस करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, और हमारे को अनुमति दी। तो उस समय जहांगीर ने उनको एंटरटेन किया नहीं और उसको भगा दिया नीचे। अंग्रेज वापस पुणे 1613 में आपकी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, कुछ प्रलोभन लेके, गिफ्ट और ना ऐसी अच्छी चीज़ जो यहाँ पे नहीं होती थी वो वहाँ से लेके आए। और क्या पता रास्ते में जितने अफ्रीका और यहाँ पार करके आए होंगे तो वहाँ से भी उठा के या चोरी करके ले आए होंगे और यहाँ पे लाते इनको गिफ्ट दिया और कैसे न कैसे उसको मना लिया। सबसे पहले सूरत में 1613 में इन्होंने एक फैक्ट्री डाली और धीमे 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 इन्होंने देश में हालात देखे कि यहाँ पर गुंजाइश सिर्फ बहुत कुछ है, जो इन्होंने सोचा उससे ज़्यादा है। वो आए तो मसाला और इनके नाम सुन के थे जिस तरह से आए थे, परंतु यहाँ पे तो ये तो सोने की चिड़िया थी देश। तो सब ये जो 200 साल है ना, ये 200 साल इन अंग्रेजों की उतरी चड्डी के लोग जो उस समय भी थे ना, पहले भी रहे थे। क्यों? क्योंकि जब 1757 में पहला युद्ध हुआ था, जब इन्होंने जो अंग्रेजों ने अपनी पावर बढ़ाने, तो ये युद्ध हुआ था प्लासी में। सिराजुद्दौला दौला उस समय के बंगाल, अविभाजित बंगाल के नवाब थे, और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। आप जानकर आपको अचरज होगा कि सिराजुद्दौला की जो सेना कितनी थी पता है? लाख, 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख। उसके सामने अंग्रेज थे चंद हजार, 8-9 हजार, 10 हजार मान लीजिए। उसमें भी कुछ हमारे भी होंगे जो उन्होंने मिला लिए होंगे उधर। तो 10 हजार की जो आंकड़े आते हैं लगभग। और उस युद्ध की वैसे रिजल्ट क्या होना चाहिए? अगर हम 1.25 लाख 1.5 लाख आदमियों को 10 हजार या 5 हजार या 8 हजार से लड़ाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? नॉर्मली 1.25 लाख 1.5 लाख ही भारी पड़ेंगे। पर सर यहाँ उल्टा है। क्यों? कि जैसे अंग्रेज 2 लाख अंग्रेज है ना, वो सिर्फ मात्र 2 लाख थे, पर हम 20 करोड़ से 34 करोड़ तक लास्ट में रहे। उनको 2 लाख क्यों कहा राज करिए? क्योंकि वहां पर उस समय एक मीर जाफर,
उसका सेनापति था सिराजुद्दौला वाला, उसने रातों रात ऐसा और प्रलोभन में आकर, नवाब बनने के प्रलोभन में आकर और धोखा करा, और सिराजुद्दौला हाल गए बिना युद्ध लड़े। 1.25 लाख 1.5 लाख की जो फौज थी जीरो हो गई। तो ये मीर जाफर उस समय भी थे 1757 में भी, और ये मीर जाफर उस समय भी थे जब हमारे देश के जो ये क्रांतिकारी लड़ रहे थे अंग्रेजों से। वो मीर जाफर आपको पता है मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। यही हमारी अंग्रेजों की उतरी चड्डी है। इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन पाई, और अंग्रेजों की आजीवन तक गुलामी करने की शपथ ली। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ सर, ये 70 से 80% जो लोग पढ़ते हैं और बुद्धिजीवी हैं उनको लगभग पता है ना। कुछ एक को नहीं पता, तो भी मैं इस चीज़ का उजागर करना मेरा उद्देश्य था। जो चीज़ पता 10 से 20% जो बचे हैं ना उनको नहीं है, वो चीज़ आपको पता क्या है कि सर 2014 के पश्चात ये जो बीजेपी के घर की लड़ाई है ना, ये 147 करोड़ जो आज के लगभग है, उस समय 40 30 35 37 लगभग रही होगी, 137 करोड़ उनको दे दी गई। मतलब भाजपा रूपी जो पार्टी आई है, उनके घर की लड़ाई हम लड़े। मतलब उस अब्दुल और रहमान रहीम जिससे भी लड़ना है, उससे 137 से लेकर 147 करोड़ जो आने हैं वो लड़ो। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के घर की लड़ाई है, वो हमें लड़नी है ना। वो 2014 के पश्चात मैं मेरे मित्रों से, जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे दिल पे हाथ रख के पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन जो भी उम्र रही होगी, और सिर्फ मैं जो गैर मुस्लिम मित्र जो हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या मुस्लिम मित्रों को से भी पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में बचपन से बड़े होने तक, जैसे मैं मेरी बात करूँ, मेरे बचपन से बड़ा होने तक कितने मुसलमानों से मेरी लड़ाई हुई, या कोई भी कोई बैर पड़ा। आप ढूंढने जाएंगे ना तो आपको अचरज होगा सर, 1% लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, है ना। मतलब मुसलमानों का अगर पूरा एक कम्युनिटी अगर वहाँ जहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे उनकी मुसलमानों की किसी हिंदू से लड़ाई नहीं होगी, उनकी मुसलमानों की उन मुसलमानों से होगी। जिस तरह वो नहीं होता सीरिया वाले जो युद्ध है भाई, यहाँ तो चलो हिंदू मुसलमान की बात है, वहाँ सीरिया में कौन से हिंदू है, वहाँ पे भी तो मर रहे हैं ना। तो जो जो इस जो है ना जातिगत रूप में जो है ना जो डोमिनेट होना चाहता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे मित्रों, ये बताइए आपके कितने मुसलमानों से आपकी लड़ाई? मेरी तो नहीं हुई साहब आज तक, मैं पैदा हो जब। तो ऐसे आप बता दीजिए, 1% भी मुश्किल से मिल जाए तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमें अब्दुल रहमान रहीम के नाम पर नफरत डाली जाती है, और लड़ाई इनके घर की हमें लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इनके घर, इनको क्या मुस्लिम जो है ना वो भाई के रूप में पसंद नहीं, जवाई के रूप में पसंद है। ये इनके आप देखेंगे ना, लगभग सबको पता है इन्हीं में मिलेंगे। इनको मुसलमान भाई पसंद ही नहीं है। सर मुझे मुसलमान ऐसा भाई दोस्त मित्र पसंद है, जवाई के रूप में तो मैंने, ये इनके घर की लड़ाई हमें लड़नी है। इसलिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2014 के बाद हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि इनके घर पे इनका कंट्रोल नहीं है, तो युद्ध हम लड़े। जिस तरह से पप्पा शाह का लाल आईसीआईसी का टॉप रैंक पे पहुंच जाता है, और जाके वहाँ पर शेखों के वहाँ नतमस्तक होता है ना। और महामानव यहाँ पे नहीं जाएंगे, और फॉरेन में जाके मस्जिदों में सब कुछ कर जाकर नमाज भी पढ़ते होंगे तो पता नहीं, बट झुकेंगे और सलाम करते हैं और झुकते हैं। ठीक है ना सर। तो सर इनको क्या है कि मुस्लिम भाई पसंद नहीं है, जवाई पसंद है। तो शायद इसलिए उनकी लड़ाई हमें लड़ाने के लिए कर जाए। दूसरा तर्क इनका एक चीज होती है, इनके जो ये तथ्य ऐसे गजब निकाल कर देखो, साहब किसी भी मुसलमान को देखो, अपन देखो मजार में मंदिरों इस पे चले जाते हैं, दरगाह में इधर, ये मुस्लिम को बिना राम राम नहीं बोलते। तो भाई साहब एक बात बता देता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से हूँ ना, मेरा नेटिव प्लेस, मैं अभी तो नहीं, जो मेरा नेटिव प्लेस है वो राजस्थान के पूर्व में गंगानगर और अभी हनुमानगढ़, जिसका कुछ हिस्सा वागड़,
ऊपर का, और नीचे वाला शेखावटी में आता है। तो शेखावटी बेल्ट में पूरे में देखेंगे तो मुस्लिम कायमखानी भी है और मुस्लिम भी बहुत बहुतायत में। तो सर वहाँ पे जितने भी हमारे ताऊ चाचा जो होते हैं ना मुस्लिम, हमारे क्या वहाँ पे बहुत घनिष्ठता है, हिंदू मुसलमान कुछ पता ही नहीं पड़ेगा आपको, जब तक दाढ़ी नहीं दिखेगी ना, अगर कोई फिल्म चाहिए होगा तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। उनको कहेंगे ना ताऊ जी राम राम, तो अब्दुल रहमान रहीम रमजान, उनके मुंह से राम राम ही निकलता है, उनके मुंह से राम राम ही निकलता है। वो कभी सलाम वालेकुम अस्सलाम हमारे अंदर कभी सुना ही नहीं, हम छोटे से थे। मेरे तो जो नेटिव प्लेस है ना उसके घर के बाजू में थोड़ा सा दूरी पे वो मस्जिद भी थी, ठीक है। और आप मजेदार देखिए, उस मस्जिद एक और चारों तरफ सारे हिंदू हिंदू थे, मुसलमान बहुत थोड़ी डिस्टेंस से उस मस्जिद में आते थे। ना तो किसी वहां पर उस किसी मुसलमान की मस्जिद को कभी खतरे में आई, ना वो जो उधर चारों तरफ जो हिंदू रह रहे थे ना, जो उनके रोज हर शुक्रवार को और नमाज जो है ना बड़ी नमाज होती है वो पढ़ते हैं, तो उनको कभी खतरा हुआ ही नहीं। पर वो 2014 के बाद जब से ये भाजपा ही है तो हिंदुओं को खतरा ज्यादा होगा, और मुझे ये नहीं समझ में आता तो इनके होते हुए खतरा क्यों हो रहा। तो साहब क्या है कि ये अनपढ़ जाहिल फौज फौज है जी, जिनकी खुद की डिग्री का कुछ पता नहीं है। आप इनके जितने भी है ना महामानव को और इनको, इनकी डिग्रियों का आप तथ्य पे जाएंगे तो डिग्रियां सार्वजनिक नहीं की कभी इन्होंने। अरे वो तो करेंगे भाई। और ये उस समय के प्रधानमंत्री 2004 से 14 के बीच में हमारे प्रिय मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनसे अपने आप को उनको कंपेयर करते थे और उनको मौनी बाबा कहते थे, ठीक है सर। तो इन जाहिलों अनपढ़ जाहिलों की फौज को मैं बता देता हूँ, जिसको आप मौनी बाबा कहते थे ना, मौनी मीन्स मौन, साइलेंट। पहली चीज तो उस मनमोहन सिंह जी द ग्रेट, अगर उस जैसा व्यक्ति नहीं होता ना तो आज हम जो ये पोजीशन हम देख रहे हैं ना, जो डेवलपमेंट वो होती नहीं, उसकी नींव डालने वाले वही व्यक्ति थे। उनके नाम पे 6 यूनिवर्सिटीज में किताबें चलती है मालिक, और उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना उसमें उनके नाम, और उनके नाम की स्कॉलरशिप भी चलती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आपको मैं बताऊं अगर सुना हो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सर वो जब पैदा हुए थे ना उस समय अविभाजित हिंदुस्तान था, तो आज के समय वो पाकिस्तान में आता है, कभी 10 साल में पाकिस्तान में नहीं गए बिरयानी खाने या शॉल चढ़ाने, कभी भी नहीं गए। उन्होंने भी, अब बहुत कम लोगों को पता होगा, उन्होंने भी जब पढ़ाई की ना बर्तन मांज के और ये ऐसे करके, पर उन्होंने कभी ये है ना ये इमोशनल कार्ड कभी भी नहीं खेला प्रधानमंत्री रहते हुए। आपने कभी भी एक भी भाषण में सुना होगा तो आप बता दीजिए। जिस मौनी बाबा की ये बात कर रहे हैं आप, ये अनपढ़ जाहिल, आपको पता है आप जेब में है ना एक एक अठन्नी तो आजकल आती नहीं, 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का डालिए, 5 7 10 रुपये कितनी आवाज करते हैं, खन 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 खन। और उसी जेब में 500 रुपये का नोट चुपचाप है, उसकी आवाज नहीं है, क्योंकि उस 500 के नोट को उसकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू उसको पता है कि वो 500 गुना है उससे जो खन खन कर रहा है उससे। वो अपने काम से अपनी वैल्यू तैयार कर। तो दूसरी बात आप जो मैं आपको कर रहा था, डेवलपमेंट जो शुरुआत वो 1991 में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी, कांग्रेस लीडेड गवर्नमेंट थी, और माननीय मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने एक रेवोल्यूशन, जिसको हम आर्थिक इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लिया, वो भी एलपीजी के बेस पे, मतलब एलपीजी को लेते हैं, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटलाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटलाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्विकरण। इसके माध्यम से देश को इतना गजब बूस्ट किया। उस समय उन्होंने गोल्ड भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रखा और उसके बेस पे उदारीकरण के इन्वेस्टमेंट किए, और फॉरेन से कंपनियों को भी बुलाया और एक रेड कारपेट तैयार किया, जिससे कि
बाहर से जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, हमारी संस्थाएं थी जिसमें रेस्ट्रिक्शन थे, तो उन रेस्ट्रिक्शन को हटाया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और वो इन्वेस्टमेंट के कारण थे जब वो छोड़ के गए ना 2014 में, हम छठे स्थान पे थे, है ना। और छठे स्थान पे थे जब ये महामानव जी आ चुके थे, और 2014 में ना, और 2016-17 में ये बताते चौथे स्थान पे, 17-18-19 जो भी 3-4 साल 5 साल मान लीजिए, है ना, छठे स्थान से चौथे स्थान पे पहुंचे। तो भाई छठे स्थान पे भी कैसे पहुंचे? हम तो वो देश थे जो कि उन जो जिनकी ये ट्रम्प सरकार डोपलियां बजाते हैं ना ये लोग, आज ये अंधभक्त और उनके आका, उनके जो सुअर को फेंके हुए अनाज है ना, वो ऐसी परिस्थिति है। और लाल गेहूं आपने नाम सुना होगा, तो वो फेंका हुआ सुअरों के लिए फेंका हुआ अनाज हमको लेना पड़ा था। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, फिर वो, और बाद में इंदिरा गांधी, इन्होंने जो है ना ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सारा व्हाइट रेवोल्यूशन दूध का, ये सारी चीजें चला की, तो उन्होंने जो ये चीज करी ना, वो शायद इनके इनके बस की भी चीज नहीं है। आप एक भी ऐसी चीज नहीं बता सकते कि हाँ यार जहाँ लगे। तो जो ये चौथे से वापस, हाँ एक बात और बताना भूल गया आपको, कि अभी आप लेटेस्ट देखेंगे तो हम छठे स्थान में पुनः पहुंच गए, जहाँ हम शुरुआत की। और अब कितना गिरेंगे ये इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सर मैंने अभी तक जो मेरे बातों में आपने देखा होगा कि मैंने हिस्ट्री की बात कर ली, मैंने रिलीजन की, धर्म की बात कर ली, और मैंने इकोनॉमिकली बात कर ली। अब मैं थोड़ी सी अध्यात्म की ओर लेना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बताया जा रहा हूँ, अंत में इसका भी खुलासा करता हूँ। अब आप ये नोट करेंगे कि जो भाजपा के जो राम है ना, और बाकी जो पूरा देश है, भाजपा और अंधभक्तों के जो राम और बाकी जो पूरे देश के राम अलग अलग। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सर आप ये देखिए कि जो भाजपा के राम है, वो आज पोस्टर देखोगे ना, पोस्टर या झंडों में राम, जय श्री राम, राम के जो फोटो और पोस्टर है वो उग्र, बजरंगबली, बालाजी के जो पोस्टर और झंडे हैं उनमें उग्र बालाजी, ये उनके राम और उनके हनुमान है। पर हमारे राम, हमारे हनुमान जी, श्री राम भगवान हमने ऐसे नहीं देखे। हमने बचपन में राम को सौम्य ही देखा, हनुमान जी को सौम्य ही देखा। उनको ये भी नहीं पता कि राम सिर्फ, पूरी रामायण का जो आप अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही बार उग्र हुए थे, जब समुद्र रास्ता नहीं देता। और हनुमान जी भी एक आध बार, जब मान लीजिए जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था मेघनाथ ने धोखे से, और वो संजीवनी के लिए गए थे, या जब लंका में उन्हों की पूंछ में आग लगा दीजिए और लंका का उनका दिन किया, तो हमारे राम और हमारे हनुमान कभी उग्र रहे ही नहीं। आज आप पोस्टर देखिए, है ना, आज के पोस्टर में राम धनुष लेके खड़े हैं और दिखा रहे हैं उग्र के भी, पता नहीं किसको तीर लगा रहा है। तो ये युद्ध स्तर में ही रहते हैं हरदम। और हनुमान जी मतलब यूं मुंह फुलाकर, लाल आंखें और धुआं, मतलब ऐसा पोस्टर ऐसे। और आप घरों में देखेंगे आजकल ये झंडे हमारे घरों में पहले लगते थे ना झंडे, हर घर में, जैसे वो बजरंग बली को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, तो उनके घर के ऊपर झंडे सौम्य होते थे। अब वो उग्र झंडे देखने को मिलेंगे आपको। जिस तरह से कोई, मतलब हमें ना कोई युद्ध में, कहीं युद्ध घोष चल रहा है, युद्ध में हम लगे हुए हैं। अब सब एक बात देखिए कि आप, ये है ना, इनको ये है ना, जहाँ भी जाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई साहब, आपको पता है जय श्री राम क्या, ये जो शब्द आपने चुना, ये क्या चीज है? ये एक युद्ध घोष है। रामायण काल में, पूरे रामायण काल में एक ही बार बोला गया था सर। वो भी क्यों बोला गया था मैं आपको बताता हूँ। कि रामायण में आपने देखा होगा, जो राम का युद्ध था ना, वो उस रावण से था जो कि बहुत बलशाली, और उसकी सेना भी बहुत बलशाली, उसमें एक से एक बढ़कर बलशाली थी। और सामने सेना कौन? वानरों की सेना। राम अपने आप में एक भगवान थे जो कि अवतार लेके, विष्णु जी के अवतार थे, जो वापस धरती पे आए एज अ इंसान के रूप में। परंतु जो उनके साथ जो सेना थी ना, वो वानरों की थी, उसको कंपैरेटिवली कमजोर माना जाता था। तो उस सेना के को मनोबल देने के लिए, युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए ये शब्द बोला गया था, जय श्री राम। ये एक युद्ध घोष। इसके अलावा कभी भी हमारे राम है ना, ये जय श्री राम नहीं आता। हमारे जो जो राम की जो
याद किया जाता है या राम को जो बोला जाता है वो सिया राम। हमारे राम की सिया पहले होती है, जैसे गौरी शंकर, हमारे शंकर की गौरी पहले होती है। या राम राम। अब आप ये देखिए कि ये जितने भी जातिगत जो रैलियां होती ना, इनमें दंगे या कभी भी पथराव ये कभी क्यों नहीं होता? जातिगत नहीं, जैसे कोई जांगीड़ समाज के हैं तो विश्वकर्मा जी की कोई रैली निकल रही है, जैसे ब्राह्मण समाज के हैं तो भगवान परशुराम जी की रैली निकल रही है, हमारे सिंधी समाज से हैं मान लीजिए कोई तो झूलेलाल की रैली निकल रही है, हमारे अग्रवाल समाज से हैं कोई तो अग्रवाह महाराज की रैली निकल रही है, हमारे जैन समाज से है तो अगर महावीर स्वामी जी की रैली। उन रैलियों पे कभी पथराव या कोई भी मुस्लिम या ये चीजें क्यों नहीं होती? सिर्फ और सिर्फ पथराव इन लोगों के द्वारा जो ना ये रैली जानबूझ के ना मुस्लिम क्षेत्रों से निकल जाती, उन्हीं में क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के की जाती है ताकि वोट कंसोलिडेट हो, सिर्फ इनका एक मकसद होता है। और वो टीवी में फिर वो मीडिया बच्चा कुचा काम मीडिया कर देती है, उसको पूरा लाश लौश कर से बना। तो सर मेरा ये मकसद यही है कि मैं इन जो है ना इनकी जो छोटी छोटी चीजें जो जिससे इन्होंने 2014 के बाद देश को तोड़ने में लगे हैं, वो सारे मेरे मित्रों मेरे भाइयों को, सभी हिंदुस्तानी भाइयों को ये चीजें उजागर करता रहूंगा, जिससे कि हम एक बने नेक बने। मेरा मेन मकसद तो सर, मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, पार्टी के लिए सर्वे और उसी के लिए टीम बनाने में लगा हूँ। 5,000 की टीम जो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, पैन इंडिया इंडिया लेवल पर 5,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, जो कि हिंदुस्तान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये टीम, उनमें से छट के ये टीम बनेगी। मेरे पास लगभग 28,000 लोगों को, हमारे कांग्रेसियों को मैं जानता हूँ और स्टेट से लगभग, तो उनमें से ही मैं छांट के 5,000 लोगों की एक टीम बनाऊँ और वो टीम 24/7 काम करेगी, जिसमें पार्टी के लिए सर्वे करना है ना, और बेस्ट कैंडिडेट निकालना जो कि जिताऊ कैंडिडेट हो और ईमानदारी से कांग्रेसी बैकग्राउंड और कांग्रेसी झंडा उठाने वाला हो। और ये डेटा हम उस समय हमारे जो भी राष्ट्राध्यक्ष जी आज हैं या आगे कोई और होता तो वो भी और हमारे राहुल जी के डेस्कटॉप तक रहे। यही मेरा उद्देश्य है और मैं ये जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि उसको पाऊँ। जय हिंद, जय जय कांग्रेस मेरा।